गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो आज की क्लास में हमने फ्लक्स के कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़े थे और सबसे लास्ट में हमने पढ़ा था कि कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो लेकिन सरफेस को टेढ़ा काट रहा हो तो उस केस में सरफेस से गुजरने वाला इलेक्ट्रिकल फ्लक्स कितना होता है, ई एस कॉस थीटा। जहाँ ई इलेक्ट्रिक फील्ड एस उस सरफेस का सरफेस एरिया और सबसे मेन चीज बताई थी कि इसमें जो थीटा होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस के साथ एंगल नहीं होता है। इसमें थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉर्मल के साथ एंगल होता है, मतलब एरिया वेक्टर के साथ एंगल होता है। अब देखो फ्लक्स निकालने की कुछ एग्जांपल करते हैं, लेकिन एग्जांपल के पहले इसके दो स्पेशल केस ले लेते हैं जिसकी अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में बार बार जरूरत पड़ती है। तो एग्जांपल के पहले दो स्पेशल केस एक बार पढ़ लेते हैं। तो देखो पहला स्पेशल केस वो लेंगे जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस को परपेंडिकुलरली काट रहा है, और दूसरा स्पेशल केस वो लेंगे जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के बिल्कुल पैरेलल निकल रहा है ना। चलो पहले फर्स्ट स्पेशल केस देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्पेशल केस में मान लेते हैं कि ई का यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जो सरफेस को बिल्कुल परपेंडिकुलरली काट रहा है। तो इस बार सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा वो देखना है ना। तो कोई स्मार्ट पर्सन हो, कोई स्मार्ट पर्सन हो तो लॉजिकली बोल सकता है कि इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस को परपेंडिकुलरली काट रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस को सबसे ज्यादा काटेगा। तो इस बार गुजरने वाला फ्लक्स मैक्सिमम होगा और कितना होगा, सिंपली ई इंटू एस होगा। ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन चलो एक बार मूर्खों टाइप से इसको फॉर्मूले से कर लेते हैं। ये तुमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस बार सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, सिंपली ई एस कॉस थीटा। जहां मैंने चमका कर बताया था कि इसमें थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस के साथ नहीं बल्कि नॉर्मल के साथ एंगल है। तो तुम खुद बताओ कि इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस को बिल्कुल परपेंडिकुलर काट रहा है, तो इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर या नॉर्मल के साथ एंगल जीरो होगा। तो इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉर्मल के साथ एंगल जीरो होगा। तो तब cos जीरो कितना हो जाएगा, 1। cos जीरो मैक्सिमम होगा और 1 होगा। तो इस बार सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स भी मैक्सिमम होगा और सिंपली E इंटू एस होगा। बच्चों ध्यान रखना कि अब आगे बेवकूट ऐसे चिरकुट केसेस में फॉर्मूले को कष्ट देने की जरूरत नहीं है ना। तो आगे हम, है ना, आगे हम डायरेक्ट बोलेंगे कि इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस को परपेंडिकुलरली काट रहा है, मतलब सबसे ज्यादा काटेगा। तो इस बार फ्लक्स मैक्सिमम होगा और कितना होगा, सिंपली ई इंटू एस। दैट्स ऑल। अब देखो इसमें लोग बेवकूफी क्या करते हैं सुन लेना, है ना। तो क्वेश्चन में कोई डायग्राम नहीं दिया होता है, बस ये लिखा होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर है। तो कई महामूर्ख परपेंडिकुलर सुनते ही थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा 90 तो कॉस थीटा जीरो, तो फ्लक्स भी जीरो और उनको नंबर भी मिलते हैं बिल्कुल जीरो। है तो ये गलत है। ये तो मैंने इसीलिए, है ना, इसीलिए मैंने चमका के बताया था कि फ्लक्स वाले फॉर्मूले में थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस के साथ नहीं, नॉर्मल के साथ एंगल होता है। तो तुम बताओ, ठीक, तुम बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस को परपेंडिकुलर काट रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर नॉर्मल के साथ तो एंगल जीरो होगा। तो cos थीटा cos जीरो मतलब 1, मतलब फ्लक्स मैक्सिमम होगा E इंटू एस। है, लेकिन ध्यान रखना कि अब आगे न तो मूर्खों टाइप से फॉर्मूला लिखने की जरूरत है और न बेवकूफ टाइप से इतना एनालिसिस करने की जरूरत है ना। आगे तो इंसानों के टाइप से डायरेक्ट ही बोलेंगे कि कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस को परपेंडिकुलर काट रहा हो तो सबसे ज्यादा काटेगा। तो फ्लक्स मैक्सिमम होगा और कितना होगा, सिंपली E इंटू एस। दैट्स ऑल। चलो बच्चों अब हम दूसरा स्पेशल केस लेते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के पैरेलल गुजर रहा है ना। तो चलो इस बार भी मान लेते हैं कि कोई भी ऐसी इमेजिनरी सरफेस है और इसको काटने वाला कोई इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, लेकिन इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के पैरेलल है, मतलब बिल्कुल सरफेस के पैरेलल ही निकल रहा है। तो इस बार इससे गुजरने वाला इलेक्ट्रिकल फ्लक्स कितना होगा वो देखना है ना। तो कोई स्मार्ट पर्सन हो, कोई स्मार्ट पर्सन हो तो बिल्कुल लॉजिकली बोल सकता है कि इस बार तो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के बिल्कुल
पैरेलल है, तो इस बार तो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के रेंगते हुए चला जाएगा, मतलब ग्लेज करते हुए चला जाएगा। इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस को काट ही नहीं पाएगा, तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स आंखें बंद करके 0 होगा। लेकिन एक बार हम बेवकूफ टाइप से इसको फॉर्मूले से भी कर लेते हैं, है ना? तो हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इसलिए इस सरफेस से भी गुजरने वाला फ्लक्स बेसिकली ES cos थीटा होगा, है ना? और मैंने तुमको चमका कर बताया था कि इसमें जो थीटा होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस के साथ नहीं बल्कि नॉर्मल के साथ एंगल होता है ना? तो तुम खुद बताओ, तुमको बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के पैरेलल है तो नॉर्मल या परपेंडिकुलर से तो एंगल 90 होगा, है ना? वही इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के पैरेलल है तो परपेंडिकुलर नॉर्मल के साथ एंगल 90 होगा, मतलब थीटा 90, और थीटा 90 तो cos 90 बिल्कुल 0, तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स भी बिल्कुल 0। लेकिन तो बेवकूफी है ना? ध्यान रखना कि आगे इतना सारा करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के पैरेलल ही चला जा रहा है, तो रेंगते हुए चला जाएगा, सरफेस को काट ही नहीं पाएगा, तो फ्लक्स आंखें बंद करके 0 ही होगा। हाँ, तो देखो इसमें बेवकूफ लोग कैसे करते हैं वो भी सुन लेना। ये तो क्वेश्चन में डायग्राम नहीं दिया होता, बस ये लिखा होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के पैरेलल है, तो कई महामूर्ख लोग पैरेलल सुनते ही थीटा इक्वल टू 0 लिख देते हैं, है ना? तो ये गलत है ना? इसीलिए मैंने बताया था कि फ्लक्स में जो थीटा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस के साथ नहीं, नॉर्मल के साथ एंगल होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के पैरेलल है तो नॉर्मल से तो एंगल 90 होगा, थीटा 90 तो cos थीटा 0, तो फ्लक्स भी 0। लेकिन क्लियरली बोल रहा हूँ कि अब ऐसे चिरकुट केसेस में यहाँ भी फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के पैरेलल हो तो सरफेस के पैरेलल रेंगता हो तो ग्लेज करता हुआ निकल जाएगा, सरफेस को काट ही नहीं पाएगा, तो फ्लक्स आंखें बंद करके 0। जो ध्यान रखना कि इन दोनों स्पेशल केस का आपने ना, इन दोनों स्पेशल केस का आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में बार-बार यूज होगा, तो उसमें कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है और रोबोट के टाइप से कोई फॉर्मूला भी लगाने की जरूरत नहीं है ना। इन दोनों स्पेशल केसेस में तो रिजल्ट डायरेक्ट आना चाहिए कि कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस को, सॉरी, कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर तो सरफेस को सबसे ज्यादा काटेगा, तो उस केस में फ्लक्स मैक्सिमम पॉसिबल होगा और सिंपली E into S। और कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के पैरेलल हो तो सरफेस के अलोंग रेंगता हुआ ही चला जाएगा, सरफेस को काट ही नहीं पाएगा, तो इस केस में फ्लक्स बिल्कुल 0, है ना? लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी और एंगल पर हो तो ES cos थीटा लगाना है, बाकी इन दोनों केसेस में फॉर्मूले को कष्ट देने की जरूरत नहीं है। चलो बच्चों, अब इस पे बेस कुछ कैलकुलेशन के क्वेश्चन कर लेते हैं ना। देखो इस बार हमको दे रखा है कि कोई रेक्टेंगुलर सरफेस है जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखी हुई है, इसकी लेंथ 10 मीटर, विड्थ 5 मीटर, तो ऑब्वियसली इसका एरिया कितना होगा, लेंथ इनटू विड्थ, मतलब इसका एरिया ऑब्वियसली 50 मीटर स्क्वायर होगा। अब देखो इसको काटने वाला कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इसको काटने वाला कोई इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म तो है लेकिन सरफेस को टेढ़ा काट रहा है, तो काटने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 20 वोल्ट पर मीटर और इसका सरफेस के साथ एंगल 30 डिग्री है। तो हमको देखना है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस सरफेस से गुजरने वाला इलेक्ट्रिकल फ्लक्स कितना होगा वो पूछा है, या कई बार बेवकूफ बनाने के लिए पूछता है कि इस सरफेस से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजरेंगी, तो दोनों का मतलब सेम ही है ना? मतलब इनडायरेक्टली इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स देखना है ना? इजीली कर सकते हैं ना। तो हमको अच्छे बताए कि इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड, इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड भले ही सरफेस से टेढ़ा है लेकिन बिल्कुल यूनिफॉर्म है, इसलिए बिंदास बोल सकते हैं कि इस बार भी सरफेस से गुजरने वाला इलेक्ट्रिकल फ्लक्स सिंपली ई एस cos थीटा। तो ये तो काटने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड 20, एस इस सरफेस का सरफेस एरिया कितना है 50, और cos थीटा देखना है। मैंने चमका कर बताया था कि फ्लक्स में थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस के साथ नहीं बल्कि नॉर्मल के साथ एंगल होता है। बताओ इस इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस के साथ एंगल 30 है, तो नॉर्मल से एंगल कितना होगा 90 - 30 मतलब 60, तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स ई एस cos थीटा
इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉर्मल के साथ एंगल 60 डिग्री, जहाँ cos 60 कितना होता है हाफ। तो इस सरफेस से ना, इस सरफेस से गुजरने वाला इलेक्ट्रिकल फ्लक्स कितना हो गया 500 और यूनिट वोल्ट इनटू मीटर है। तो ध्यान रखना कि अपने सही शब्दों में तो बोलेंगे कि इस सरफेस से गुजरने वाला इलेक्ट्रिकल फ्लक्स 500 वोल्ट इनटू मीटर है, लेकिन इसको नॉनसेंस एनसीईआरटी की लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि इस सरफेस से गुजरने वाली टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 500 होगी। मैंने बताया था ना कि फ्लक्स की इंडियन डेफिनेशन क्या होती है, किसी भी सरफेस से गुजरने वाली नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को फ्लक्स बोलते हैं। बस इस सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स 500 है, तो बेवकूफ की लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि इस सरफेस से 500 जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजरेंगी, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को हम गिन सकते हैं वैसे। चलो बच्चों, इसका एक और क्वेश्चन लेते हैं ना। देखो, इस बार हमको दे रखा है कि कोई सरफेस है जो कि पैरेललोग्राम की फॉर्म में है। इसकी कोई भी एक साइड को हम लेंथ वेक्टर बोल सकते हैं, वो हमको वेक्टर फॉर्म में 2i प्लस 3j और उसकी दूसरी जो साइड है उसको हम विड्थ वेक्टर बोल सकते हैं, तो वो हमको 2j माइनस 3k दे रखी है। अब इसको काटने वाला कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कॉम्प्लिकेट तो है लेकिन बिल्कुल यूनिफॉर्म है, और इसको काटने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में 1i प्लस 2j प्लस 3k है। तो हमको पूछा है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस पैरेललोग्राम वाली सरफेस से गुजरने वाला रिजल्टेंट इलेक्ट्रिकल फ्लक्स कितना होगा, या मूर्खों की लैंग्वेज में इस सरफेस से कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन गुजरेंगी वो देखना है ना। तो तुम खुद बताओ ना, तुम खुद बताओ कि जो पिछला क्वेश्चन था उसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉर्मल के साथ एंगल दे रखा था, इसलिए फ्लक्स के लिए हमने ES cos थीटा लगाया था, लेकिन इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल नहीं दे रखा, उसकी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया सबको I कैप J कैप K कैप मतलब वेक्टर फॉर्म में दे रखा है। तो इस बार फ्लक्स के लिए हमको वेक्टर फॉर्मूला लगाना होगा, मतलब E वेक्टर डॉट S वेक्टर ये लगाना होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर तो हमको लड्डू कटाई से सजा करके दे रखा है। बस हमको मेनली ये जो पैरेललोग्राम सरफेस है उसका एरिया वेक्टर देखना है। ये तो 11th में मैथमेटिकल टूल में ना, 11th में मैथमेटिकल टूल में तुमको बताया होगा कि कोई भी पैरेललोग्राम वाली सरफेस हो तो उसका एरिया वेक्टर कितना होता है, सिंपली L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर वैल्यू रखते हैं। किसी भी एक साइड को L वेक्टर और उससे जुड़ी दूसरी साइड को B वेक्टर बोल सकते हैं ना। तो चलो इसको L वेक्टर बोल लेते हैं। तो L वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप क्रॉस B वेक्टर कितना होगा 2j कैप माइनस 3k कैप। बस एरिया के लिए सिंपली इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, और तुमको अच्छे पता होगा कि 2/2 का छोटा क्रॉस प्रोडक्ट है, इसके लिए डिटर्मिनेंट को कष्ट देने की जरूरत नहीं है। यहाँ तो हम नॉर्मल मल्टीप्लाई से ही कर सकते हैं। तो चलो पहले इसका मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें इसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो बताओ, कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई तो 2 इंटू 2 4, और अंदर I कैप क्रॉस J कैप कितना हो गया K कैप। फिर इसमें इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई तो 2 इंटू माइनस 3 मतलब -6, और अंदर I कैप क्रॉस K कैप, तो I कैप क्रॉस K कैप उल्टा क्रम है इसलिए -j कैप। फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें इसका, तो कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई कितना भी हो लेकिन J कैप क्रॉस J कैप 0, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। और फिर इसमें इसका मल्टीप्लाई, तो कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई तो 3 इंटू -3 मतलब -9 है ना। तो कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई तो -9, और अंदर J कैप क्रॉस K कैप, तो J कैप क्रॉस K कैप I कैप हो गया। बस इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो सरफेस है उसका एरिया वेक्टर अपने पास कितना आ गया -9i कैप प्लस 6j कैप प्लस 4k कैप। तो इसका एरिया वेक्टर इतना आ गया है ना। बस ये जो सरफेस है उसका एरिया वेक्टर इतना आ गया। तो इस सरफेस से गुजरने वाला इलेक्ट्रिकल फ्लक्स देखना है ना, तो हमको पता है इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉर्मल के साथ एंगल नहीं दे रखा, बल्कि सबको I कैप J कैप K कैप वेक्टर फॉर्म में दे रखा है। तो इस बार फ्लक्स का वेक्टर फॉर्मूला यूज करेंगे, मतलब E वेक्टर डॉट S वेक्टर। बस
ई वेक्टर तो हमको दे रखा है 1 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप दे रखा है। डॉट एस वेक्टर कितना है -9 i कैप प्लस 6 j कैप प्लस 4 k कैप इतना है। बस फ्लक्स के लिए सिंपली डॉट प्रोडक्ट करेंगे। डॉट प्रोडक्ट करना आता होगा है ना कि वही डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं आई कैप के कोफिशिएंट में आई कैप के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई तो 1 इंटू -9 प्लस जे कैप के कोफिशिएंट में जे कैप के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई तो 2 इंटू 6 प्लस के कैप में के कैप का मल्टीप्लाई तो 3 इंटू 4 तो -9 प्लस 24 तो इसको सॉल्व करेंगे तो इस सरफेस से गुजरने वाला इलेक्ट्रिकल फ्लक्स कितना आएगा 50 वोल्ट पर मीटर है ना। तो सही शब्दों में तो बोलना चाहिए कि इस सरफेस से गुजरने वाला इलेक्ट्रिकल फ्लक्स 15 वोल्ट पर मीटर होगा, लेकिन इसको मूर्खों की लैंग्वेज में हम क्या बोल सकते हैं कि इस सरफेस से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजरेंगी 15 जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजरेंगी, ऐसा हमको बोलना होगा। एक और छोटी चीज ध्यान रखना कि ये फ्लक्स में बार बार मैं सरफेस शब्द का यूज कर रहा हूँ ना, तो ध्यान रखना कि जरूरी नहीं है कि सरफेस कोई मेटल की सरफेस हो या किसी कागज की सरफेस हो या किसी कपड़े की सरफेस हो, ये इमेजिनरी सरफेस होती है। देखो बच्चों, अभी तक तो हमने जितने भी केस लिए उसमें काटने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल यूनिफॉर्म होता था, इसलिए फ्लक्स के लिए ई एस cos थीटा या ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर से काम चल जाता था। लेकिन अब हम कुछ ऐसे केस लेते हैं जिसमें काटने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो तो टोटल फ्लक्स के लिए हमको इंटीग्रेशन भी करना पड़ सकता है ना। तो इसका एक क्वेश्चन लेते हैं। तो देखो इस बार हमको दे रखा है कि कोई सी स्क्वायर सरफेस है, और मैं वापस याद दिला रहा हूँ कि सरफेस है मतलब कोई मेटल की, किसी कपड़े की या कागज की सरफेस होना जरूरी नहीं है, ये इमेजिनरी सरफेस है ना। तो कोई सी प्लेन स्क्वायर सरफेस है जिसकी हर एक साइड ए है, और ये एक्स वाई प्लेन में इस टाइप से रखी हुई है ना। तो देखो इसको काटने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और इसको काटने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड हमको वेक्टर फॉर्म में कितना दे रखा है ए एक्स स्क्वायर के कैप प्लस के जेड जे कैप प्लस के वाई आई कैप। तो हमको पूछा है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस स्क्वायर सरफेस से टोटल कितना फ्लक्स गुजरेगा वो देखना है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के तीनों कंपोनेंट है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के हर कंपोनेंट के कारण फ्लक्स अलग अलग निकालेंगे। चलो स्मार्ट पर्सन कुछ चीजें तो लॉजिकली बोल सकते हैं ना। तुम बताओ कि ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इसकी वैल्यू कितनी भी हो, लेकिन ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप मतलब एक्स डायरेक्शन में है ना, वैल्यू कितनी भी हो, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप मतलब एक्स डायरेक्शन में है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के पैरेलल निकल जाएगा, काट ही नहीं पाएगा, तो फ्लक्स जीरो। और ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड का ये कंपोनेंट है, उसकी वैल्यू कितनी भी हो, लेकिन ये जे कैप मतलब वाई डायरेक्शन में है, तो ये भी सरफेस के पैरेलल निकल जाएगा है ना। तो देखते ही बोल सकते हैं कि ये दोनों जो कंपोनेंट है वो तो एक्स या वाई डायरेक्शन में है, जो इस सरफेस के पैरेलल होंगे तो पैरेलल ही निकल जाएंगे, सरफेस को काट ही नहीं पाएंगे, इससे इन दोनों के कारण तो फ्लक्स बिल्कुल जीरो होगा। इन दो एलिमेंट के कारण इन दो कंपोनेंट्स के कारण तो फ्लक्स बिल्कुल जीरो होगा है ना। तो इनको तो देखने की जरूरत है ही नहीं, तो बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए ना। हाँ, बाकी बताओ ये जो कंपोनेंट है ना, तो तब इलेक्ट्रिक फील्ड का ये जो कंपोनेंट है वो के मतलब जेड डायरेक्शन में है, तो तब केवल यही कंपोनेंट सरफेस को काटेगा, इनफैक्ट परपेंडिकुलर काटेगा, तो जो भी फ्लक्स होगा वो केवल इसी कंपोनेंट के कारण होगा। बस हमको इनडायरेक्ट ये देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के इस कंपोनेंट के कारण स्क्वायर सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा वो देखना है। चलो एक बार इस इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़ा सा लॉजिकली देख लेते हैं है ना। तो तुम बताओ कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के मतलब जेड डायरेक्शन में है, जेड डायरेक्शन में मतलब इसके परपेंडिकुलरली बाहर की ओर है, और परपेंडिकुलर बाहर वाली डायरेक्शन को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जेड डायरेक्शन में तो डॉट डायरेक्शन में, लेकिन ये नॉन यूनिफॉर्म है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एक्स कोऑर्डिनेट के साथ चेंज करिए और के एक्स स्क्वायर के टाइप से चेंज करिए, तुम बताओ इधर जितने भी पॉइंट होंगे उधर एक्स कोऑर्डिनेट कम होगा, तो काटने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होगा,
इधर जो एलिमेंट होंगे उनका एक्स कोऑर्डिनेट ज्यादा होगा तो काटने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगा। तो बताओ इधर अगर देखें तो इधर एक्स कोऑर्डिनेट सबसे ज्यादा, तो काटने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा होगा। मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा डॉट, यहाँ बड़ा डॉट, इस टाइप से काटने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है ना। हम पक्का बोल सकते हैं, पक्का बोल सकते हैं कि इस बार सब जगह, है ना, इस बार सब जगह काटने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है, तो हर एलिमेंट से फ्लक्स भी अलग अलग गुजरेगा। तो बताओ टोटल फ्लक्स के लिए हमको इंटीग्रेट करना होगा, है ना। तो इंटीग्रेट करने के लिए क्या करते हैं कि ये जो भी स्क्वायर सरफेस है उसको ऐसे पतले पतले एलिमेंट में बांट देते हैं, है ना। तो इंटीग्रेट करने के लिए जो भी स्क्वायर सरफेस है इसको ऐसे पतली पतली पट्टियों में बांट देते हैं। और चलो ऐसा करते हैं कि यहाँ से x डिस्टेंस पर dx थिकनेस की कोई पतली सी पट्टी लेते हैं, पतला सा एलिमेंट लेते हैं। तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि इस पतली सी पट्टी की लेंथ a और विड्थ dx है, तो इस पतली सी पट्टी का एरिया कितना हो गया, a dx। और तुम बताओ कि पतली सी पट्टी x डिस्टेंस पर है, तो इस अकॉर्डिंग इसको काटने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, kx स्क्वायर। तो बस आराम से, तुम आराम से बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड z डायरेक्शन तो डॉट डायरेक्शन में है, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस को बिल्कुल परपेंडिकुलर काटेगा, तो फ्लक्स मैक्सिमम होगा सिंपली E इंटू एस। हम बोल सकते हैं कि इसको काटने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्स स्क्वायर, और इस पतली सी पट्टी का एरिया ए dx है ना, तो इस पतली सी पट्टी से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, सिंपली E इंटू एस। तो E इंटू एस की जगह ds। बताओ पतली सी पट्टी, है ना, पतले से पट्टी एलिमेंट से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, काटने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड तो के एक्स स्क्वायर इंटू इस पतली सी पट्टी का एरिया ए dx ना। तो इस पतली से एलिमेंट या पट्टी से गुजरने वाला फ्लक्स इतना है, तो पूरे स्क्वायर सरफेस से गुजरने वाला टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन लिमिट रख देते हैं। तो द एक्स यहाँ से मेजर करें तो सबसे पहला एलिमेंट ये होगा जिसके लिए एक्स इक्वल 0, फिर 1 2 3 करते हुए लास्ट एलिमेंट ये होगा जिसके लिए x इक्वल टू a। तो तुम बताओ कि स्क्वायर सरफेस कहां से कहां तक फैली हुई है, x इक्वल 0 से a तक फैली हुई है, तो लिमिट भी x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू a। बस टोटल फ्लक्स के लिए हम इंटीग्रेट कर सकते हैं ना। चलो पहले कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं। तो k इंटू ए तो कांस्टेंट है बाहर, वो बचा x स्क्वायर dx। तो x की पावर 2 dx का इंटीग्रेशन x क्यूब बाय 3, और लिमिट x इक्वल 0 से x इक्वल टू a। अपर लिमिट में x की जगह a रखेंगे तो a क्यूब बाय 3 माइनस लोअर लिमिट में x की जगह 0 रखेंगे तो 0। बताओ इस स्क्वायर सरफेस से गुजरने वाला नेट फ्लक्स k इंटू a क्यूब बाय 3, तो सॉल्व करेंगे तो a की पावर 4 बाय 4। तो इस स्क्वायर सरफेस से गुजरने वाला टोटल इलेक्ट्रिकल फ्लक्स इतना होगा। या मूर्खों की लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि इस स्क्वायर सरफेस से टोटल इतनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजरेंगी, है ना। देखो मूर्खों ने ऐसे क्वेश्चन कर तो लिया, है ना, ये क्वेश्चन कर तो लिया, लेकिन हमको एक ही सबक मिला कि काटने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो तो फ्लक्स के लिए हमको इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो जनरल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि किसी छोटे से एलिमेंट से गुजरने वाला फ्लक्स ईडीएस, तो इस पूरे सरफेस एरिया से गुजरने वाला टोटल फ्लक्स इंटीग्रेशन ईडीएस। चलो बच्चों इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं ना। देखो हमको दे रखा है कि इस बार कैपिटल आर, इस बार कैपिटल आर रेडियस की कोई सर्कुलर सरफेस है जो डायग्राम में दिख रहा होगा कि ऐसी वर्टिकल रखी हुई है। अब इसके सेंटर से ए एक्सियल डिस्टेंस पर प्लस क्यू का कोई छोटा सा पॉइंट चार्ज रखा है। ये तो हमको अच्छे पता है इस पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा दूर भगाने वाला होगा, और इस पॉइंट चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस सर्कुलर सरफेस को काटेगा, तो इस सर्कुलर सरफेस से फ्लक्स गुजरेगा। तो हमको पूछा है कि प्लस क्यू के इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस कैपिटल आर रेडियस की सर्कुलर सरफेस से गुजरने वाला टोटल इलेक्ट्रिकल फ्लक्स कितना होगा वो देखना है। चलो बच्चों इसको करते हैं, है ना। तो हमको अच्छे पता है कि प्लस क्यू के कारण इस सर्कुलर सरफेस के हर एक पॉइंट को काटने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी अलग अलग होगी और डायरेक्शन भी अलग अलग होगी, तो हर एलिमेंट से फ्लक्स अलग अलग गुजरेगा। तो सर्कुलर सरफेस से टोटल फ्लक्स निकालने के लिए हमको इंटीग्रेट ही करना होगा।
वही इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो भी सर्कुलर सरफेस है इसको पतली पतली रिंग में मतलब पतली पतली पट्टियों में बांटते हैं। हर बार ऐसे ही करते हैं ना तो इस बार भी है ना, इस बार भी जो भी सर्कुलर सरफेस है उसको पतली पतली पट्टियों में या पतली पतली रिंग में बांटते हैं, है ना। चलो ऐसा करते हैं कि यहाँ से आर डिस्टेंस पर मतलब आर रेडियस की और डी आर थिकनेस की कोई पतली सी रिंग लेते हैं मतलब पतली सी पट्टी लेते हैं, है ना। मुझे कहने की जरूरत नहीं है, इस पतली सी पट्टी का एरिया भी देख सकते हैं ना। मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि बहुत पतली सी सर्कुलर पट्टी है तो पतली सी पट्टी का एरिया कितना होगा, पट्टी की लेंथ इंटू विड्थ। सर्कुलर पट्टी है इसलिए इसकी लेंथ तो 2 पाई r इंटू इसकी विड्थ दिया, तो पतली पट्टी का एरिया इतना हो गया, है ना। अब देखो, अब प्लस क्यू के कारण है ना, मतलब प्लस क्यू के कारण इस पतली सी पट्टी पर गिरने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड दूर भगाने वाला होगा, ठीक है। और प्लस क्यू के कारण इस पतली सी पट्टी को काटने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिंपली के क्यू अपन आर स्क्वायर। तो के क्यू अपन ये डिस्टेंस, तो बेस ए परपेंडिकुलर आर, तो सीधी डिस्टेंस कितनी हो गई, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो प्लस क्यू के कारण इस पतली सी पट्टी को काटने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, दूर भगाने वाला होगा, और कितना होगा, के क्यू ओपन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो के क्यू अपन इस डिस्टेंस का स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ही आ जाएगा। और चलो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं शॉर्ट फॉर्म में ई बोल लेता हूँ। अब तुम बताओ ना, तुम बताओ पतली पट्टी को काटने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड टेढ़ा है, तो तब पूरा पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड इसको काटेगा नहीं, इसका एक कंपोनेंट ही काटेगा। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट कर लेते हैं। एक कंपोनेंट तो सरफेस के परपेंडिकुलर और एक सरफेस के पैरेलल। चलो ऐसा करते हैं कि इस एंगल को थीटा मान लेते हैं, ये एंगल थीटा है तो ये भी सिमिलर एंगल थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई इसके साथ एंगल बन रहा है तो ये कंपोनेंट ई कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट ई साइन थीटा हो गया, है ना। तब तो कोई अब तो कोई छोटा बच्चा ही बोल सकता है, बताओ ये जो ई कॉस थीटा कंपोनेंट है ना, आई एम सॉरी, कोई छोटा बच्चा ही बता सकता है कि जो ई साइन थीटा कंपोनेंट है वो तो सर्कुलर सरफेस के पैरेलल है। तो पैरेलल मतलब रेंगते हुए चला जाएगा, सरफेस को काट ही नहीं पाएगा, तो इस कंपोनेंट के कारण तो फ्लक्स जीरो होगा। बस ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये जो कंपोनेंट ई कॉस थीटा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ई कॉस थीटा कंपोनेंट है वो सरफेस के परपेंडिकुलर, तो वही सरफेस को काटेगा और फ्लक्स भी उसी के कारण गुजरेगा, है ना। तो बस हम पक्का बोल सकते हैं ना, हम कंफर्म बोल सकते हैं कि इस पतली सी पट्टी को काटने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड तो ई कॉस थीटा है, और इस पतली पट्टी का एरिया 2 पाई r dr है। तो इस पतली सी पट्टी से फ्लक्स कितना गुजरेगा, सिंपली काटने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। तो काटने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड तो कितना है, ई कॉस थीटा इनटू इस पतली सी पट्टी का एरिया कितना है, 2 पाई r dr। तो आराम से बताओ, इस पतली सी पट्टी या पतले से एलिमेंट से फ्लक्स कितना गुजरेगा, तो पूरे सरफेस, पूरी सर्कुलर सरफेस से टोटल फ्लक्स कितना गुजरेगा, इसका इंटीग्रेशन, है ना। तो इंटीग्रेशन ई कॉस थीटा इनटू 2 पाई r dr। वैल्यू रखता है इंटीग्रेशन ई की जगह तो क्या लिख सकते हैं, के क्यू अपन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस थीटा। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल थीटा है तो कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस तो ए और हाइपोटेनस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर मतलब पावर हाफ, तो ई कॉस थीटा इंटू ये 2 पाई r dr अलग आ गया, है ना। बस हम इस पूरे सर्कुलर सरफेस से गुजरने वाला टोटल इलेक्ट्रिकल फ्लक्स निकाल सकते हैं ना। बस आराम से बताओ कि ऊपर 2 पाई है ना, 2 पाई सुनते ही दिमाग में आना चाहिए कि के को खोल करके हम क्या लिख देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बस कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं, तो के मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए इंटू 2 पाई, है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए इंटू 2 पाई, है ना। ये सारे कांस्टेंट है बाहर, और अंदर कितना बचेगा, इंटीग्रेशन आर डी आर ऊपर इन दोनों का मल्टीप्लाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 ये हो गया। बस लिमिट रखते हैं, तो तुम बताओ डी आर है तो आर की लिमिट रखेंगे, तो बताओ यहाँ से मेजर करें तो सबसे पहली पट्टी होगी जिसके लिए आर इक्वल टू 0, फिर 1 2 3 करते हो लास्ट पट्टी ये होगी जिसके लिए आर इक्वल टू कैपिटल आर। तो ये पूरी सर्कुलर सरफेस कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, आर इक्वल टू 0 से कैपिटल आर।
तो लिमिट भी r इक्वल टू 0 से कैपिटल R, है ना। मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल करेंगे तो 2 बचेगा ना, तो बाहर तो q ओपन 2 एप्सिलॉन नॉट बस। तो अपना मेन काम है कि हमको इस चीज का इंटीग्रेशन करना, तो इंटीग्रेशन को अलग से कर लेते हैं ना। तो अपने पास क्या आया था, इंटीग्रेशन r dr ओपन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 और लिमिट r इक्वल टू 0 से कैपिटल R था। इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं ना, मैंने पहले ही बताया था कि बताओ इसमें अंडर रूट से डर लग रही है और साथ में ऊपर r dr भी बैठा हुआ है, तो मैंने बताया था कि बताओ इस बार अंडर रूट से डर लग रही है, तो बताओ अंडर रूट से मुक्ति पाने के लिए क्या करते हैं, मान लेते हैं कि आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को कुछ और मान लेते हैं, वाई स्क्वायर मान लेते हैं, है ना। मान लेते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को वाई स्क्वायर मान लेते हैं ताकि अंडर रूट से मुक्ति मिल जाए। अब हमको आर डी आर को वाई डी वाई में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए डिफरेंशिएशन, चलो ज्यादा फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हवा में ही डिफरेंशिएशन करेंगे। तो आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो 2r dr, ए स्क्वायर कांस्टेंट है और अकेला है तो डिफरेंशिएशन 0, और वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y dy, 2 से 2 कैंसिल, तो r dr को y dy बोल सकते हैं। तो पूरे एक्सप्रेशन को हम ओनली y में कन्वर्ट करेंगे, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को तो वाई स्क्वायर और उसकी पावर 3/2 करोगे तो वाई क्यूब, और बताओ आर डी आर को हम क्या लिख सकते हैं, वाई डी वाई लिख सकते हैं। तो होता है कितना बन गया, इंटीग्रेशन, लिमिट को बाद में रखेंगे, इंटीग्रेशन ऊपर तो वाई डी वाई, ऊपर नीचे वाई क्यूब, एक वाई से एक वाई कैंसिल हो गया तो 1/y² dy। और वैसे तो याद होगा कि 1/y² dy का इंटीग्रेशन -1/y होता है, लेकिन कर भी सकते हैं, होता 1/y² dy, इसको y को ऊपर ले जाए तो y की पावर -2 dy, तो इसका इंटीग्रेशन y की पावर -2 प्लस 1/-2 प्लस 1, तो y की पावर -1/-1, मतलब सॉल्व करेंगे तो -1/y। बस इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया। अब y की वैल्यू रखेंगे, तो वाई स्क्वायर हमने किसको माना था, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को, स्क्वायर उधर ट्रांसफर करें तो y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बस हम कह सकते हैं ना, हम बोल सकते हैं कि इस पूरे नमूने का इंटीग्रेशन कितना हो गया, -1/y की जगह रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ए, सॉरी -1/रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बस इंटीग्रेशन हो गया। अब लिमिट रखते हैं r इक्वल टू 0 से कैपिटल R। कोई लिमिट कैसे रखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट में r की जगह कैपिटल R रखेंगे तो -1/रूट ऑफ कैपिटल R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, माइनस लोअर लिमिट में r की जगह 0 रखेंगे तो -1/a, माइनस माइनस का प्लस हो गया, तो इंटीग्रेशन कितना आ गया, 1/a माइनस 1/रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बस मैं लिख देता हूँ, इस पूरे नमूने का इंटीग्रेशन 1/a माइनस 1/रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इतना हो। बस हम कह सकते हैं कि इस प्लस, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस सर्कुलर सरफेस से गुजरने वाला टोटल इलेक्ट्रिकल फ्लक्स कितना हो जाएगा, इधर तो कितना आएगा qa/2, और इसका इंटीग्रेशन 1/a माइनस दिस थिंग ना, तो इसमें q/2 एप्सिलॉन नॉट को अलग, और ये जो a है उसका इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो एक इससे मल्टीप्लाई करोगे तो a/a तो 1 माइनस a/ रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, प्लस क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण पूरे सर्कुलर सरफेस से इतना फ्लक्स गुजरेगा। बच्चों कैलकुलेशन तो कर सकते हो, लेकिन एक ही चीज हमने सीखी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो तो फ्लक्स के लिए ई एस कॉस थीटा ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर लगाएंगे, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो टोटल फ्लक्स के लिए हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना। तो देखो अभी हमने ना अभी हमने फ्लक्स के अलग अलग लेवल के फॉर्मूले देख लिए थे, एक बार सबको साथ में देख लेते हैं ना। देखो सबसे शुरू में तो हमने वो केस दिया था जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल यूनिफॉर्म है और सरफेस को परपेंडिकुलर काट रहा है ना। और हमको अच्छे पता है कि होता है इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल यूनिफॉर्म और सरफेस को परपेंडिकुलर काट रहा हो तब तो गुजरने वाला फ्लक्स सिंपली ई इंटू एस। उसके बाद दूसरा केस हमने, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो परपेंडिकुलर काट रहा हो तो फ्लक्स का सिंपलेस्ट फॉर्मूला ई इंटू एस।
उस क्या देखा था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो लेकिन सरफेस को टेढ़ा काट रहा हो तो उस केस में फ्लक्स कितना होता है, ई एस कॉस थीटा, या वेक्टर फॉर्म में ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। उसके बाद उसके बाद हमने देखा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की केवल वैल्यू ही चेंज कर रही हो तो फ्लक्स के लिए इंटीग्रेट करना होता है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर और केवल वैल्यू चेंज करी तो फ्लक्स के लिए इंटीग्रेट करना होता है, और तब सरफेस से गुजरने वाला टोटल फ्लक्स ई इंटू एस की जगह इंटीग्रेशन ई डी एस, है ना। और सबसे लास्ट में हमने इस एग्जांपल में, है ना, तो इस सबसे लास्ट में हमने देखा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी चेंज कर रही हो, डायरेक्शन भी चेंज कर रही हो, तो फिर फ्लक्स निकालने का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट या सबसे मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होगा, इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, है ना। डेल्टा इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट और परपेंडिकुलर काट रहा हो तो फ्लक्स ई इनटू एस, कांस्टेंट हो लेकिन टेढ़ा काट रहा हो तो फ्लक्स ई एस cos थीटा मतलब ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, परपेंडिकुलर लेकिन केवल वैल्यू चेंज करी तो फ्लक्स इंटीग्रेशन ई डी एस, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और डायरेक्शन दोनों चेंज करी हो तो फिर फ्लक्स का सबसे मैथमेटिकल या सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। और जहां से मैंने खत्म किया अपनी इंडियन बुक में, यहीं से स्टार्ट किया होता है ना। तो अगर अपनी इंडियन बुक्स में देखोगे ना, इंडियन बुक्स में देखोगे तो फ्लक्स का सबसे पहला डेफिनेशन ये लिखा होता है कि फ्लक्स इज द सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ताकि बच्चे वहीं चक्कर खा के गिर जाए, अपने इंडिया के बच्चे आगे नहीं बढ़ पाए। गलत तो नहीं है, सही है कि फ्लक्स इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रेशन है, लेकिन वो बहुत बाद की बात है। हाँ बच्चों देखो, फ्लक्स की कैलकुलेशन के हमने सारे टाइप के क्वेश्चन कर लिए थे। अब इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो अपनी स्टेट बोर्ड की बुक में दिए होते हैं और अपने बोर्ड के एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो इसका एक एग्जांपल ले रहा हूँ। देखो इस बार हमको दे रखा है कि आर रेडियस की कोई खुली हेमिस्फेरिकल सरफेस है ना। खुली हेमिस्फेरिकल सरफेस है मतलब इसमें कर्ड सरफेस तो है, लेकिन आगे से खुली हुई है मतलब बिल्कुल खुले हुए कटोरे के टाइप से, है ना। तो वही इसमें कर्ड सरफेस तो है लेकिन आगे से खुली हुई, तो खुले हुए कटोरे के टाइप से कर्ड हेमिस्फेरिकल सरफेस है जिसकी रेडियस आर है। अब देखो इस प्लेस पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई है जिसकी वैल्यू भी कांस्टेंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी पैरेलल है। तो इस पर हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंसिडेंट किया है जिसकी फील्ड लाइंस पैरेलल है। तो बस तुम खुद बताओ कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इस कर्ड हेमिस्फेरिकल सरफेस को काटेंगी ना, मतलब इस कर्ड हेमिस्फेरिकल सरफेस से इलेक्ट्रिकल फ्लक्स गुजरेगा। तो हमको पूछा है कि मैंने हमको पूछा है कि इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस कर्ड हेमिस्फेरिकल सरफेस से गुजरने वाला इलेक्ट्रिकल फ्लक्स कितना होगा वो देखना है। ठीक है, तो इसको करने के दो तरीके हैं। हाँ बच्चों देखो, इस बार फ्लक्स निकालने के दो तरीके हैं। एक तो तुम इसको मूर्खों टाइप से मैथमेटिकली निकाल सकते हो और दूसरा इसको चालाकी से भी निकाल सकते हो। तो चलो पहले थोड़ा-सा चालाकी से निकालते हैं। तो तुम बताओ कि ये वाली सरफेस कर्व्ड है मतलब कॉम्प्लिकेटेड है, तो इससे फ्लक्स निकालना टफ है। ठीक है, तो उसके लिए हम थोड़ी-सी चालाकी यूज़ करते हैं। तो तुम बताओ कि ये जो कटोरा है वो आगे से खुला हुआ है ना? मतलब आगे कोई प्लेन सरफेस नहीं है, फिर भी थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि आगे प्लेन सरफेस हमने लगा दी मतलब ढक्कन लगा दिया है? तो ध्यान रखना कि कटोरा आगे से खुला हुआ है ना, आगे सरफेस नहीं है, लेकिन थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि आगे वाली प्लेन सरफेस भी है, थोड़ी देर के लिए आगे वाली प्लेन सरफेस है ऐसा मान लेते हैं। तो बस सबसे पहले देखते हैं कि आगे वाली जो प्लेन सरफेस है या जो ढक्कन है, उसमें एंटर करने वाला फ्लक्स कितना है वो पहले देखते हैं, है ना? तो तुम आराम से बताओ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो आगे वाली प्लेन सरफेस को तो बिल्कुल परपेंडिकुलर काट रहा है ना? दिख रहा होगा कि बताओ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इस ढक्कन को ये आगे वाली प्लेन सरफेस को तो बिल्कुल परपेंडिकुलर काट रहा है। तो बताओ आगे वाली प्लेन सरफेस से कितना फ्लक्स एंटर करेगा? सिंपली ई इंटू एस ये बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड आगे वाली प्लेन सरफेस को परपेंडिकुलर काट रहा है, तो आगे वाली प्लेन सरफेस से कितना फ्लक्स एंटर करेगा? ई इंटू एस। तो बताओ ई इंटू एस आगे वाली प्लेन सरफेस का एरिया पाई आर स्क्वायर ये हो गया, है ना? तो बस अब तुम साफ-साफ देख सकते हैं ना
अब तुम साफ-साफ देख सकते हो, बताओ आगे वाली प्लेन सरफेस से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर कर रही है, पीछे वाली कर्व सरफेस से उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है ना? चित्र से दिख रहा है। हम साफ-साफ देख सकते हैं कि आगे वाली प्लेन सरफेस से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर कर रही है, पीछे वाली कर्व सरफेस से उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है। मतलब हम बोल सकते हैं कि आगे वाली प्लेन सरफेस से जितना फ्लक्स एंटर करेगा, पीछे वाली कर्व सरफेस से उतना ही फ्लक्स निकलेगा। तो तुम बताओ कि आगे वाली प्लेन सरफेस से कितना फ्लक्स एंटर कर रहा है? E इंटू पाई आर स्क्वायर इतना फ्लक्स एंटर कर रहा है। तो पीछे वाली कर्व सरफेस से E इंटू पाई आर स्क्वायर इतना ही फ्लक्स निकलेगा। बस अब इस प्लेन सरफेस का काम हो गया। तो अभी ढक्कन को फेंक दो, इसको भूल जाओ। है तो ध्यान रखना, इसको करने का स्मार्ट तरीका ये यार, कि आगे वाली प्लेन सरफेस नहीं है फिर भी कंसीडर कर लो। तो साफ-साफ बोल सकते हैं कि चूंकि आगे वाली प्लेन सरफेस है E इंटू पाई आर स्क्वायर जितना फ्लक्स एंटर कर रहा है, तो पीछे वाली कर्व सरफेस से E इंटू पाई आर स्क्वायर जितना ही फ्लक्स निकलेगा। तो ये इसको करने का सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे स्मार्ट तरीका तो यही है। हाँ बच्चों, अभी तो इसको हमने चालाकी से किया, मतलब लॉजिकली किया, और ये इसको करने का बेस्ट तरीका है। लेकिन चलो एक बार मूर्खों टाइप से मैथमेटिकली कर लेते हैं। ये तो हमको देखना है कि इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कर्ड हेमिस्फेरिकल सरफेस से गुजरने वाला टोटल फ्लक्स कितना होगा वो देखना है। तो तुम खुद बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो बिल्कुल यूनिफॉर्म है लेकिन सरफेस कर्ड है, इसलिए टोटल फ्लक्स के लिए हमको इंटीग्रेशन वाला मेथड यूज करते हैं। तो उसके लिए ऐसा करते हैं कि इस पूरी कर्ड सरफेस को छोटे-छोटे एलिमेंट में बाँटते हैं, और चलो इधर डीएस एरिया का कोई छोटा-सा एलिमेंट लेते हैं। चित्र इतना ढंग से नहीं बन पा रहा, बाकी समझ सकते हो कि पूरे कर्ड सरफेस को एलिमेंट में बाँटते हैं, और इधर डीएस एरिया का छोटा-सा एलिमेंट लेते हैं, और चलो मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर जो नॉर्मल है उसका एक्स एक्सिस से एंगल थीटा है। बस तुम आराम से बताओ, है ना? तुम आराम से बताओ कि इस छोटे से एलिमेंट का एरिया डीएस है, इसको काटने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉर्मल के साथ एंगल थीटा है ना? तो तुम बताओ कि इस छोटे से फिर तुम बताओ कि इस छोटे से एलिमेंट से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा? ई डीएस कॉस थीटा, कह सकते हैं ना? इस छोटे से एलिमेंट का एरिया डीएस, इलेक्ट्रिक फील्ड ई, और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉर्मल से एंगल थीटा है। तो बताओ इस छोटे से एलिमेंट से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा? ई एस कॉस थीटा की जगह ई डीएस कॉस थीटा। तो छोटे से एलिमेंट से गुजरने वाला फ्लक्स इतना है। तो इस पूरे कर्ड हेमिस्फेरिकल सरफेस से गुजरने वाला टोटल फ्लक्स, इसका इंटीग्रेशन है ना? तो पूरी कर्व सरफेस से गुजरने वाला टोटल फ्लक्स, इसका इंटीग्रेशन, मतलब इंटीग्रेशन ई डीएस कॉस थीटा। अब तुम बताओ कि इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इससे ई तो बाहर निकल जाएगा, है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, इससे ई इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाएगा और अंदर बचेगा केवल इंटीग्रेशन डीएस कॉस थीटा। बस हमको मेनली देखना है कि इंटीग्रेशन डीएस कॉस थीटा कितना होगा वो देखना है ना? तो तुम लॉजिकली बताओ, है ना? लॉजिकली बताओ कि छोटे से एलिमेंट का कर्ड एरिया डीएस है, तो छोटे से एलिमेंट का कर्ड एरिया डीएस है, और ये थीटा है, तो चेक करोगे तो ये वाला भी एंगल थीटा आएगा। तो छोटे से एलिमेंट का कर्ड एरिया डीएस है, ये एंगल थीटा है। तो बताओ डीएस कॉस थीटा क्या होगा? इस कर्ड एरिया का नॉर्मल कंपोनेंट, मतलब नॉर्मल प्रोजेक्शन, है ना? छोटा चित्र है, इससे क्लियरली नहीं दिख रहा है, इसको एक बार बड़ा कर लेता हूँ। है ना? तो बताओ छोटे से एलिमेंट का कर्ड एरिया डीएस है, और नॉर्मल का हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा है, तो इस सरफेस का वर्टिकल के साथ भी एंगल थीटा ही होगा, है ना? इसको चाहो तो यहाँ देख सकते हो यार, है ना? तुम खुद बताओ। जैसे मान लेते हैं सरफेस है, ये इसका नॉर्मल है, और बताओ नॉर्मल का एक्स एक्सिस से एंगल थीटा है, तो सरफेस का वाई एक्सिस से एंगल कितना होगा वो देखना है। तो तुम बेसिक ज्योमेट्री लगा सकते हो, बताओ ये एंगल थीटा है, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री 90 माइनस थीटा, और बताओ ये 90 माइनस थीटा है, तो इसका फर्दर कॉम्प्लीमेंट्री थीटा। तो न्यूटन्स लॉ में भी पढ़ा होगा कि बताओ किसी भी नॉर्मल का हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा हो, तो सरफेस का वर्टिकल के साथ भी एंगल थीटा होगा, मतलब ये वाला एंगल थीटा होगा। यहाँ बनाया था,
है तो बस अब तो तुम साफ-साफ ये चित्र बड़ा बना दिया। अब तो साफ-साफ बोल सकते हैं कि बता कर्व सरफेस एरिया डीएस है और इसके साथ एंगल थीटा बन रहा है। तो बता डीएस का ये वाला कंपोनेंट कितना होगा? डीएस कॉस थीटा। तो इससे हम क्लियरली बोल सकते हैं, है ना कि डीएस कॉस थीटा क्या होगा? इस कर्व्ड एरिया का नॉर्मल प्रोजेक्शन, है ना? हम कह सकते हैं यहाँ। तो वही चीज़ यहाँ बताई थी। तो हम कह सकते हैं एक कर्व्ड एरिया डीएस है, ये एंगल थीटा है, तो होता डीएस कॉस थीटा क्या होगा? इस कर्व्ड एरिया का नॉर्मल प्रोजेक्शन। मैंने लिख दिया है कि डीएस कॉस थीटा क्या होगा? इस कर्व्ड एरिया का इस डायरेक्शन में प्रोजेक्शन मतलब नॉर्मल प्रोजेक्शन। तो तुम बताओ कि डीएस कॉस थीटा कर्व्ड एरिया का नॉर्मल प्रोजेक्शन है। तो बताओ सारे डीएस कॉस थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे या सारे डीएस कॉस थीटा को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? पूरे कर्व्ड एरिया का ये नॉर्मल प्रोजेक्शन मतलब पाई आर स्क्वायर, है। तो ये ध्यान रखना है कि डीएस कर्व्ड एरिया है, तो डीएस कॉस थीटा कर्व्ड एरिया का नॉर्मल प्रोजेक्शन। तो बताओ सारे, है ना? बताओ सारे डीएस कॉस थीटा को ऐड करोगे तो क्या आएगा? पूरे कर्व्ड एरिया का नॉर्मल प्रोजेक्शन। और तुम बताओ कि पूरे कर्व्ड एरिया का नॉर्मल प्रोजेक्शन कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। तो बताओ इस कर्व्ड हेमिस्फेरिकल सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स ई इनटू इस कर्व्ड एरिया का नॉर्मल प्रोजेक्शन पाई आर स्क्वायर। तो बताओ पहले चालाकी से किया था तब भी वही आंसर और अभी हमने मैथमेटिकली किया तब भी वही आंसर। लेकिन ध्यान रखना कि आगे बेवकूफाई से इतना मैथमेटिकल करने की जरूरत नहीं है। आगे तो हम बिल्कुल डायरेक्ट लॉजिकली करेंगे, चालाकी से ही करेंगे। चलो अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ। ठीक है ना? इसी क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूँ। तो देखो इस बार हमको, है ना, इस बार हमको दे रखा है कि कोई सरफेस, है ना, कोई कर्व सरफेस ऐसी तितली पकड़ने वाली जाली जैसी है। देखा होगा ना, तितली पकड़ने वाली जो जाली होती है उसमें इधर तो जाली होती है और आगे से खुला होता है ना, वही इस बार भी खुली कर्व सरफेस है जो तितली पकड़ने की जाली जैसी है। आगे वाला पार्ट सर्कुलर है जिसकी रेडियस आर है। इस बार भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई है जो कि प्योरली एक्स डायरेक्शन में है। तो बताओ इस बार भी इलेक्ट्रिक फील्ड तितली पकड़ने वाली जाली को काटेगा ना? तो हमको देखना है कि तितली पकड़ने वाली जो जाली है उससे गुजरने वाला इलेक्ट्रिकल फ्लक्स कितना होगा वो देखना है। तो तुम बताओ कि अब गधों टाइप से इतना मैथमेटिकल सोचने की जरूरत नहीं है। अब तो हम वही चालाकी से ही करेंगे, है ना? तो यहाँ भी वही है कि बता इस बार, है ना, तुम खुद बताओ कि इस बार आगे वाले पार्ट में खाली ये कोई सरफेस नहीं है, लेकिन थोड़ी देर के लिए मान लेंगे कि इधर भी प्लेन सरफेस है। या तो ध्यान रखना इधर कोई सरफेस नहीं खाली है ना, फिर भी थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि इधर प्लेन सरफेस है। तो चलो सबसे पहले, है ना, सबसे पहले आगे वाली प्लेन सर्कुलर सरफेस से एंटर करने वाला फ्लक्स कितना होगा वो देखना है। तुम बताओ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आगे वाली प्लेन सरफेस के तो बिल्कुल परपेंडिकुलर है। तो बताओ आगे वाली प्लेन सरफेस से एंटर करने वाला फ्लक्स कितना होगा? ई इनटू इसका एरिया पाई आर स्क्वायर ये होगा। बस तुम आराम से बताओ कि आगे वाली प्लेन सरफेस से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर कर रही है, ये पीछे वाली कर्व सरफेस से उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है। तो हम बोल सकते हैं कि आगे वाली प्लेन सरफेस से जितना फ्लक्स एंटर करेगा, पीछे वाली कर्व सरफेस से उतना ही फ्लक्स निकलेगा। तो डायरेक्ट बताओ कि आगे वाली प्लेन सरफेस से ई इंटू पाई आर स्क्वायर फ्लक्स एंटर कर रहा है। तो पीछे जो तितली वाली जाली है उससे ई इंटू पाई आर स्क्वायर जितना ही फ्लक्स निकलेगा। ऐसे भी कर सकते हैं या मैथमेटिकली भी कर सकते हैं, है ना? तो मैथमेटिकली ऐसा बोल सकते हैं कि कभी भी ऐसा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो इस कर्व सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा? ई इनटू कर्व्ड एरिया का नॉर्मल प्रोजेक्शन। तो कर्व्ड एरिया कितना भी हो, लेकिन कर्व्ड एरिया का नॉर्मल कंपोनेंट या कर्व्ड एरिया का नॉर्मल प्रोजेक्शन पाई आर स्क्वायर, वो दोनों से करोगे तो वही आंसर आएगा।